एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर कोई जैसे एंडेमिक तरीके से आपको कोई जगह नष्ट करनी है, जैसे मान लो किसी सिटी का कोई एक मोहल्ला हो सकता है, या कोई एक सिटी हो सकती है, या कोई एक स्टेट हो सकता है, अगर आपको उसको पूरा डिस्ट्रॉय करना है, वहाँ के लोगों को डिस्ट्रॉय करना है, वहाँ से बाहर निकालना है, तो उसके लिए लोग क्या करते थे, सामूहिक विष या एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे इसका बहुत ही फेमस केस हिरोशिमा नागासाकी वाला, तो वो इसी से रिलेटेड था। वॉरफेयर जो होते हैं, मतलब जो है युद्ध होते हैं, उसमें यही पूरा फॉर्मूला काम करता है। तो क्या क्या होता है उसके अंदर, आयुर्वेद क्या कहता है, इसका अपना मॉडर्न का भी पार्ट है, दोनों ही हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, तो थोड़ा इसका बात कर लेते हैं। तो देखो जो है, अगर एक साथ पूरी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करना है तो इन चीज़ों के अंदर पॉइजन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी वाटर सप्लाई होगी उसका यूज़ सारे लोग करेंगे, वहाँ की जो भूमि है वहाँ पे सभी लोग रहेंगे, उस जगह की जो एयर है उसको सब इनहेल करेंगे, और वहाँ पे जो फूड सप्लाई है वो सब यूज करेंगे। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं वो कम्युनिटी के लिए यूज़ की जाती हैं, एक इंसान के लिए यूज़ नहीं करते हम, किसी एक जने को मारने के लिए यूज़ नहीं करते। किसके लिए यूज़ करते हैं इसका, पूरी कम्युनिटी के लिए। एक वो सिटी भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, या पूरा कंट्री भी हो सकती है, कुछ भी वो हो सकता है। जिस भी एरिया से हमें जो है वहाँ से लोगों को निकालना है, या वहाँ के लोगों को डिस्ट्रॉय करना है, या एरिया को डिस्ट्रॉय करना है, तो हम इस तरीके का पॉइजन का यूज़ करते हैं। तो आयुर्वेद में क्या बताया गया है, सामूहिक विष प्रयोग एवं पर्यावरण विषाक्तता। क्या है इसके अंदर कि दूषित पदार्थ कौन कौन से होंगे, दूषित पदार्थ जल होगा, भूमि होगी, वायु होगा और भोजन, है ना। अगर दूषित जल यानी कि विष युक्त जल है तो उसके लक्षण क्या होंगे, फिर हमें उसकी चिकित्सा क्या करनी है। क्योंकि हमारा पूरा काम रहता है कि अगर हमें लक्षण पता है और हम लक्षण से पता करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसको किस तरीके की पॉइजनिंग है, तो हमारा मेन मोटिव, हम सारा पढ़ते क्यों हैं, हम पढ़ते हैं चिकित्सा के लिए, हमें उसकी चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो विष का अगर दूषित जल का सेवन अगर व्यक्ति ने किया है, तो वो पहले तो हमें जल की परीक्षण करना आना चाहिए कि विष जो जल है वो विष दूषित है या सामान्य है। विष दूषित जल कैसा होगा, पिच्छल होगा। नॉर्मली जो जल होता है, पानी होता है, ना तो उसमें से कोई गंध आती है, ना ही उसमें फेन आते हैं, ना ही उसका कोई कलर होता है, ना वो जो जल होता है वो एक जगह ठहरता है, वो बहते रहता है। तो विष दूषित अगर जल होगा तो वो कैसा होगा, पिच्छल होगा, वो चिपचिपा सा हो जाएगा, उग्र गंधी होगा। सामान्य जो नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें से कोई भी गंध नहीं आती है, ठीक है, लेकिन जो विष युक्त जल होगा उसमें से उग्र गंध आएगी, फेन भी आएंगे और रेखाएं भी होंगी। वरना जल तो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उस पर कोई भी रेखा वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है, अगर जल विष युक्त है तो ये देखने को, ये तो हम जल से पहचान करके पता लगा सकते हैं कि जल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि वो विष युक्त हो। अब मान लो पहले क्या होता था, अभी है कि जो है टैप वाटर का हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले लोग वाटर का यूज़ कैसे करते थे, एक किसी गांव का कोई एक कुआं होता था या कोई एक तालाब होता था, उसी में से पूरा गांव पानी पीता था, ऐसा होता था, ठीक है। तो या वो कुआं है या तालाब है, उसके अंदर जो भी जानवर रहेंगे, और अगर हमने कुएं के अंदर जहर डाल दिया या तालाब के अंदर जहर डाल दिया, तो ये लक्षण के साथ साथ उसमें रहने वाले जानवर भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि विष तो जानवरों पे और इंसान पर समान प्रभाव दिखाएगा। तो मेंढक, उस जल के अंदर रहने वाले मेंढक, मछली, ये जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और उस जल का सेवन या उस जल से हाथी ने स्नान कर लिया, पहले तो ये होता था खुले तालाब होते थे, जानवर भी उसमें नहाते थे, गांव के लोग बाग भी उस वाटर को यूज़ करते थे, तो उसी अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि हाथी यदि उस जल से स्नान कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वमन, मोह और शोफ हो जाएगा। हाथी क्या करने लग जाएगा, वॉमिटिंग करने लग जाएगा, बेहोश हो जाएगा और उसको इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देख के हम पता लगा सकते हैं कि जो जल है वो कैसा है, विष युक्त है। अब इसकी चिकित्सा हमें किस तरीके से करनी है, इसकी चिकित्सा में हमें आप
सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जितना भी याद हो जाए आप कोशिश कीजिएगा। धव, अश्वकर्ण, असन, अर्क और पारिभद्र, ये इनमें से कुछ प्लांट लेकर के हम इन प्लांट को क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाकर के इनकी जो भस्म होगी उसको उस जल के अंदर क्या कर देंगे, छिड़क देंगे, तो उससे उस विष का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, 1 अंजलि राख लेनी है हमको, यानी कि दोनों हाथों में भर के राख लेनी है, उसको एक घड़े में पानी में डालकर जल को शुद्ध करना है। यानी कि 1 अंजलि राख को हमें घड़े में डालना है, उस घड़े के अंदर हमें पानी डालना है, और जो भी अब राख के अंदर ऐसा होगा क्या, क्योंकि राख क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, तो वो जो पॉइजन है वो राख के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऊपर का जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम उस जल की चिकित्सा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है भूमि की बात। अगर विष दूषित भूमि है तो विष दूषित भूमि के स्पर्श से मनुष्य, गाय आदि जीव का अंग कैसा हो जाएगा, शोथ हो जाएगा। क्योंकि गायें तो क्या है, जमीन पर ही बैठती हैं, पहले लोग जमीन पर ही सोते थे, तो अगर विष युक्त भूमि का स्पर्श किया तो मनुष्य, गाय आदि जीव का जिस भी अंग का स्पर्श जमीन से हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, शोथ हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और नाखून और वहाँ के स्किन के जो भी बाल हैं वो क्या होने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे। तो इसके लिए हमें चिकित्सा क्या करनी है, अनंता और एलादी गण को सुराह में पीसकर, अनंता और एलादी गण को सुराह में पीसकर दुग्ध और वाल्मीकि मृत्तिका को मिलाकर उस पर क्या करना है, भूमि पर छिड़काव करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये चिकित्सा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बार बार रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगी। क्या करना है, एलादी गण की जो भी औषधियाँ है उनको क्या करना है, सुराह के अंदर पीसना है, फिर उसके अंदर दूध मिलाना है, और वाल्मीकि मृत्तिका जो दीमक लग जाती है उसको बोलते हैं वाल्मीकि, उसको लेकर के क्या करना है, हमें छिड़काव उस भूमि के ऊपर करना है। फिर है नेक्स्ट वायु। वायु अगर विष दूषित है तो क्या होगा, पक्षी श्रम से धंधा। अब वायु में तो क्या है, आसमान में पक्षी भी उड़ रहे हैं, तो अगर वायु ही विषयुक्त हो गई है, जैसे मान लो अब वायु विषयुक्त कैसे हो सकती है कि उसके अंदर CO2 ज़्यादा हो गई, CO ज़्यादा हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, ये गैस उसके अंदर ज़्यादा हो गई, यहाँ पे गैस की पॉइजनिंग देखने को मिलेगी। तो जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं वो श्रम से थक कर क्या हो जाएंगे, भूमि पे गिर जाएंगे, उड़ते उड़ते वो बेहोश होकर नीचे गिर जाएंगे। और क्या होगा, अब एयर को इनहेल करेंगे तो नो डाउट सारे सिम्टम है या डिसऑर्डर हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। क्या क्या है, काश, श्वास, प्रतिशाय और शिरोरोग, इनहेल करने पर उसको काश, श्वास, प्रतिशाय और शिरोरोग देखने को मिल सकते हैं। तो हम वायु का शोधन किस तरीके से करेंगे, वायु के शोधन के लिए हम कोई भी इनमें से द्रव्य ले सकते हैं, लाख, हल्दी, तगर, कूट, प्रियंगू, कोई भी द्रव्य, क्योंकि ये सारे धूम द्रव्य होते हैं। ठीक है, इन सबको क्या करना है, हमें अग्नि में डालना है, और इनका जो धुआं होगा उस धुएं से क्या करना है, वायु का शोधन करना है। ठीक है, तो धूम चिकित्सा से क्या किया जाता है, वायु का शोधन किया जाता है। फिर भोजन अगर विषयुक्त है तो विष दूषित तृण व भोजन का सेवन करने से प्राणी कैसा हो जाता है, शिथिल हो जाता है, उसको मूर्छा, वमन, अतिसार से पीड़ित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ का ट्रीटमेंट चिकित्सा मैंने यूँ नहीं लिखी है कि हम अभी पिछले ही चैप्टर में दूषित अन्न या विषयुक्त अन्न के सेवन की चिकित्सा पढ़ के आए हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो विष दूषित अगर भोजन का सेवन कर लेगा तो वो प्राणी शिथिल हो जाएगा, उसको अतिसार, वमन, सेम सिम्टम अभी हम पढ़ के आए हैं, मूर्छा और मृत्यु, ये सब देखने को हमें मिलेगा। तो ये तो रही आयुर्वेद की बात। फिर उसके बाद है नेक्स्ट मॉडर्न। मॉडर्न वालों का क्या है, अब मॉडर्न का वही है जो वॉर में यूज़ किया जाता है, वही सेम है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर से आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके एग्जाम सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, मॉडर्न वाले क्या कहते हैं, कौन कौन से तरीके से वो एनवायरमेंटल पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो किसी भी केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनका यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ऊपर वाली स्टेज, अपर स्टेज के जो हैं वो हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा है किसी कंट्री में, तब इस तरीके के वेपन वगैरह का यूज़ किया जाता है।
तो केमिकल वेपन में क्या यूज करते हैं, यह केमिकल एजेंट होते हैं जो कि गैस, लिक्विड व सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जो भी केमिकल वेपन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो पॉइजन का हमने पहले भी बात की है कि पॉइजन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो हम किसी भी, चाहे वेपर की फॉर्म में भी उसका यूज़ कर सकते हैं जो केमिकल है उसका, सॉलिड फॉर्म में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, और गैस फॉर्म में भी उस केमिकल को जो कन्वर्ट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब केमिकल को आपने पूरे एनवायरनमेंट में गैस की फॉर्म में छोड़ दिया, तो उस एनवायरनमेंट में जितने भी लोग या जानवर या प्लांट जो भी हैं, उन सब पे टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यह ह्यूमन, एनिमल व प्लांट पर टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं। इन एजेंट को लैंड माइंस, जो ज़मीन के अंदर लैंड माइन रख देते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है। बॉम्ब की तरह केमिकल एजेंट का यूज़ किया जाता है, या स्प्रे टैंक द्वारा वीपन की तरह इनका यूज़ किया जाता है। तो आपको यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए कि केमिकल वेपन का यूज़ हम किस तरीके से, वेपन मतलब हथियार, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लैंड माइन की फॉर्म में, बॉम्ब की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे टैंक की फॉर्म में इनका यूज़ कर सकते हैं। केमिकल वेपन में यूज़ होने वाले केमिकल एजेंट, अब ये काम क्या करेंगे, अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो स्किन पे क्या करेंगे, ब्लिस्टर करेंगे। अगर ये इनहेल कर रहे हैं या खा के ले लिया तो ये चोकिंग करेंगे, गले को चोक कर देंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा। थ्रोट की जो मसल है उनके अंदर हमें सीवियर स्पाज्म देखने को मिलेगा। या फिर ब्लड एजेंट को हर्बिसाइड की तरह यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड क्या है, जैसे प्लांट पे छिड़कने के लिए हम जो भी दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं। तो वो जो हर्बिसाइड की तरह यूज़ करेंगे जिससे किसी को डाउट भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। वॉर में यूज़ होने वाले केमिकल, वॉर में किन किन केमिकल का यूज़ होता है, नर्व एजेंट का और साइनाइड का। इन दो एजेंट का वॉर में, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब क्या है, और जैसे अभी यूक्रेन में हुआ है, तो वहाँ पे ये लोग इस तरीके से भी वेपन का यूज़ कर सकते थे। तो नर्व एजेंट जो होते हैं उनसे सिम्टम क्या आते हैं, उनसे सिम्टम क्या आएंगे, मसल्स में क्रैम्पिंग होने लग जाएगी। जो भी नर्व एजेंट या केमिकल वेपन का नर्व एजेंट की फॉर्म में आपने यूज़ किया है तो मसल्स में क्रैम्पिंग होगी। डिमिनिश्ड विजन, आंखों से दिखाई नहीं देगा, और क्या होगा, सीजर्स आने लग जाएंगे। तो इसके लिए हम चिकित्सा क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे IV, डाइजीपाम देंगे और लोराजीपाम देंगे। जिससे ये डाइजीपाम और लोराजीपाम का काम क्या होता है, ये सीजर्स को क्या करेगा, कम करेगा। इसलिए हम इस तरीके का उन्हें ट्रीटमेंट देंगे। साइनाइड को उन्होंने एयर में छोड़ दिया है तो किस तरीके का सिम्टम देखने को मिलेगा, वही सिम्टम तो वही रहते हैं, ज़्यादातर पॉइजन में सिम्टम वही रहते हैं। वॉमिटिंग है, हेडेक है, नोजिया है, आई इरिटेशन, यही रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, O2 मास्क वेंटिलेशन देंगे। उस पर्सन को क्या देंगे, जिनको भी इनहेल करने से ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसको हमें क्या करना है, उसकी बॉडी के अंदर हमें जल्दी से जल्दी SpO2 लेवल बढ़ाना है। तो O2 मास्क वेंटिलेशन हम उसको देंगे और सोडियम नाइट्रेट उसको देंगे। तो ये इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा केमिकल वेपन। फिर आता है सेकंड, बायोलॉजिकल एजेंट। अब ये तो हमने केमिकल की तरह कोई भी केमिकल यूज़ कर लिया, साइनाइड यूज़ कर लिया, कुछ भी जो है यूज़ कर लिया, कोई स्प्रे की फॉर्म में यूज़ कर लिया। अब है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन हो सकते हैं, जो लिविंग हैं वो होंगे बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या दूसरे कोई टॉक्सिन्स, ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट की तरह काम आते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सीवियर सिम्टम करते हैं, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये यर्सीनिया पेस्टिस, ये क्या करता है, प्लेग फैलाता है। ठीक है, तो पूरी एक कम्युनिटी में एक साथ क्या हो गया, प्लेग हो गया, पूरी कम्युनिटी एक साथ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। जैसे कोरोना है, कोरोना को भी हम ऐसे वॉर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी को एक साथ डिस्ट्रॉय कर रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ एक साथ हो जाती है इसमें।
तो इसी तरीके से वो सारे एजेंट जो लिविंग है और जो पर्सन है उसमें वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है, सीवियर सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है और पूरी एक कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका हम बायोलॉजिकल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। वायरस कौन कौन से हो सकते हैं? इबोला वायरस है, वेरियोला वायरस है, ये भी क्या करते हैं? इबोला वायरस है, ये क्या करता है? सीवियर स्पाज्मेटिक करता है, सीवियर स्पाज्म होता है इससे, तो इससे भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्रैम्प आने लग जाएंगे, कन्वल्जन आने लग जाएंगे, ये सिम्टम ये दिखा सकता है। फिर उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटेनिकलम और स्टेफाइलोकोकस ओरा, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत सारी डिजीज़ कोज करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बहुत सारी डिजीज़ कोज करता है, स्टेफाइलोकोकस ओरा है, ये आई से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ कोज कर सकता है, ईयर से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ कोज कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये बैक्टीरिया पर्टिकुलर एक ही पार्ट की डिजीज़ नहीं करते, ये पूरी बॉडी में कोई ना कोई तरीके का ये इफेक्ट दिखा सकते हैं उसी एजेंट का। वरना हम हर तरीके का एजेंट का बायोलॉजिकल एजेंट या वॉर में यूज़ नहीं करते हैं, हम ऐसा बैक्टीरिया वायरस चुनते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम उत्पन्न करता हो, जिससे बचना मुश्किल हो, इस तरीके का बैक्टीरिया वायरस हम चूज करते हैं। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो 3 तरीके का हो गया, केमिकल, न्यूक्लियर और दूसरा था बायोलॉजिकल। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरफेयर में क्या क्या हो सकता है? यह वर्ल्ड वॉर में यूज किए जाने वाले सर्वाधिक डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है। सबको पता है हिरोशिमा नागासाकी, उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया था और पूरा एक बहुत बड़ा एरिया एक साथ क्या हो गया, उसमें डिस्ट्रॉय हो गया। जहाँ तक है कि आज तक भी उसके इफेक्ट हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हेरिडिटिकल डिसऑर्डर वहाँ पे होते हैं आज भी, जहाँ पर वहाँ जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, लूले लंगड़े ऐसे देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? जैसे हमने वहाँ पे ब्लास्ट, कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब लिया उसे ब्लास्ट करवा दिया, या वहाँ कोई थर्मल रेडिएशन एक साथ जो है पूरा सप्लाई करवा दिया, या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन की फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के न्यूक्लियर वीपन किलोटोन में बहुत अधिक एरिया में फैलता है। ये आपके सामने एग्जांपल है ही कि हम बहुत कम मात्रा में यूज़ करके इसको बहुत सारे एरिया में एक साथ स्प्रेड कर सकते हैं। बहुत बड़े एरिया में इसको एक साथ में यूज किया जा सकता है, मात्रा भी कम लगेगी लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा छोड़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हम यूज़ किया केमिकल है या ये सब है, इसका ह्यूमन की हेल्थ पर क्या क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हेयर लॉस, बहुत कॉमन चीज़ है ये मेन काम के हैं। ये क्या करेंगे, ब्रेन में नर्व सेल और ब्लड वेसल को डैमेज कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, सीजर्स आएंगे और उस पर्सन की इमीडिएट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि अगर ब्रेन को 3 मिनट से ज़्यादा देर तक ब्लड की सप्लाई नहीं मिली तो ब्रेन कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये सारे काम क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियर है या केमिकल, ये सारे काम क्या करते हैं, ये ब्रेन की ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिससे पर्सन को सीजर आएंगे और कोमा में जाके उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसके बाद अगर ये ओरल म्यूकोजा के कांटेक्ट में आ गए तो क्या होगा, माउथ और गम से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, इंटरनल हेमरेज हो सकता है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। अब मान लो इसने क्या है, ओरल म्यूकोसा को ही डैमेज कर दिया तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी, तो आप कुछ भी इनटेक करोगे उसके साथ पूरी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद है हार्ट फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन की। जीआईटी में क्या क्या देखने को मिल सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारे जीआईटी के सिम्टम हैं, ये देखने को मिल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव में क्या है, वो पर्सन हमेशा के लिए स्टेराइल हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि वो उसके अब कभी कोई भी जो चाइल्ड है वो ना हो, वो हमेशा के लिए स्टेराइल हो सकता है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट है वो ह्यूमन की हेल्थ पे हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद ये टॉपिक और बचा है आपका फर्स्ट पार्ट में, फिर उसके बाद हम दूसरी पीडीएफ से पढ़ना शुरू करेंगे।